विजय का पल अक्सर सबसे खतरनाक पल होता है। विजय की गर्मी में घमंड और अति आत्मविश्वास आपको उस लक्ष्य से आगे ढकेल सकता है जिस पर आपने निशाना लगाया था। आप जितने शत्रुओं को पराजित करते हैं, आप उतना ज्यादा आगे निकलने के चक्कर में उससे ज्यादा आप शत्रु बना लेते हैं। सफलता को अपने दिमाग पर ना चढ़ने दें। रणनीति और सुनियोजित योजना का कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्य तय करें और उस तक पहुंचने के बाद रुक जाएं, और लक्ष्य के बाद कब रुकना है यह सीखने के लिए इस वीडियो में बने रहें। द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 47 में आप सबका स्वागत है और हम सुनेंगे 47वां नियम। ऑथर कहते हैं, लक्ष्य से आगे न जाएं, सीखें कि जीतने के बाद कहां रुकना है। आइए इसका मतलब समझते हैं। एक बार दो मुर्गे कचरे के ढेर पर लड़ रहे थे। उनमें से एक ज्यादा शक्तिशाली था। उसने दूसरे मुर्गे को हराकर कचरे के ढेर से दूर भगा दिया। सारी मुर्गियां विजयी के पास इकट्ठी होकर उस मुर्गे की तारीफ करने लगीं। विजयी मुर्गा चाहता था कि अगले अहाते या बाड़े में उसकी ताकत और शोहरत का डंका बज जाए, इसलिए वह अगले अहाते में चला गया। वह खलिहान के ऊपर जाकर बैठ गया और अपने पंख लहराकर तेज आवाज में बोला, तुम सब मेरी तरफ देखो, मैं जीतने वाला मुर्गा हूँ। दुनिया में किसी और मुर्गे में मेरी जितनी ताकत नहीं है। अभी मुर्गे की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि एक बाज ने उस पर झपट्टा मारा और उसे अपने पंजों में दबाया और अपने घोंसले में ले गया। इसलिए याद रहे, शक्ति की अपनी लय और तंत्र होता है। जो लोग इस खेल में सफल होते हैं वे अपने तंत्र को नियंत्रित करते हैं और इच्छा अनुसार बदलते हैं। वे अपनी गति निर्धारित करके लोगों का संतुलन बिगाड़ देते हैं। रणनीति का अर्थ यह नियंत्रित करना है कि बाद में क्या होगा। विजय का आनंद भविष्य को नियंत्रित करने की आपकी योग्यता को दो तरीकों से प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले, आप अपनी सफलता के एक तंत्र को खो देते हैं जिसे आप दोहराने की कोशिश करना चाहते हैं। आप रुके बिना उसी दिशा में जाने की कोशिश करेंगे और यह देखना चाहेंगे कि यह दिशा अब भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है या नहीं। दूसरी बात, सफलता आपके सिर पर सवार हो जाती है और आपको भावुक बना देती है। खुद को अजेय मानते हुए आप आक्रामक कदम उठाते हैं जो अंततः आपकी हासिल की हुई विजय को भी नष्ट कर देंगे। सबक आसान है। सशक्त लोग अपनी लय और तरीके बदलते रहते हैं, दिशा बदलते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ढलते रहते हैं और नया काम करना सीखते रहते हैं। नाचते हुए कदमों के साथ आगे जाने के बजाय वे पीछे हटते हैं और यह देखते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी खून की धार में ही विजय के दीवाने की आनंद का उपचार है, जिससे वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं और सफलता हासिल करने के बाद एक तरह के मानसिक ठहराव की स्थिति में आ जाते हैं। वे खुद को संभालते हैं, थोड़ा ठहरकर घटनाओं पर विचार करते हैं और अपनी सफलता में परिस्थिति और भाग्य की भूमिका की भी जांच करते हैं। शक्ति पाने में किस्मत और परिस्थिति की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन आप चाहे जो भी सोचें, खुशकिस्मती बदकिस्मती से ज्यादा खतरनाक होती है। बदकिस्मती आपको धैर्य, टाइमिंग और बुरी घटनाओं से निपटने की तैयारी की जरूरत के बारे में मूल्यवान सबक सिखाती है। खुशकिस्मती आपको उल्टी दिशा में ले जाती है और आप ये सोचने लगते हैं कि आप अपनी प्रतिभा के कारण ही सफल हुए हैं। आपकी किस्मत हमेशा पलटेगी और जब ऐसा होगा तो आप इसके लिए जरा भी तैयार नहीं होंगे। जो खुशकिस्मती आपको ऊपर उठाती है या आपकी सफलता पर मोहर लगाती है, वह आपकी आंखें खोलने का पल भी लाती है। किस्मत का पहिया आपको उतनी ही आसानी से नीचे फेंक देगा जितनी आसानी से इसने आपको ऊपर उठाया है। अगर आप गिरने की तैयारी कर लेते हैं तो आपकी बर्बादी की संभावना बहुत कम हो जाएगी। शक्ति की लय में अक्सर शक्ति में परिवर्तन और चालाकी की जरूरत होती है। ताकत के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से प्रतिक्रिया होती है। बहुत ज्यादा चालाकी चाहिए कितनी ही चतुराई भरी क्यों ना हो, दिख सकती है। जब आप विजयी हों तो जमीन पर ही रहें और दुश्मन को कमजोर बना दें। लय के ये परिवर्तन बहुत मजबूत होते हैं। जो लोग लक्ष्य के आगे पहुंच जाते हैं, अक्सर वे अपनी वफादारी साबित करके किसी मालिक को खुश करना चाहते हैं, लेकिन प्रयास की अधिकता से यह खतरा पैदा हो सकता है कि मालिक आप पर शक करने लग जाए। कई मौकों पर मैसिडोनिया के फिलिप ने विजय पाने वाले अधीष्ट सेनापतियों को अपमानित करके उन्हें छोटा पद दे दिया। फिलिप की यह सोच थी कि अगर उन्होंने भविष्य में एक और युद्ध जीता तो वे उनके अधीनस्थ रहने के बजाय प्रतिद्वंदी या दुश्मन बन जाएंगे। जब आप किसी मालिक की सेवा करते हैं तो अक्सर समझदारी इसी में होती है कि आप अपनी विजय को सावधानी पूर्वक नापें, उसे शोहरत हासिल करने दें और उसे कभी कमजोर ना बनाएं। यह भी समझदारी पूर्ण है कि आप कठोर आज्ञाकारिता का तंत्र स्थापित करके उसका विश्वास हासिल करें। जब आप आखिरकार रुकते हैं तो वह अपने ही आप में महत्वपूर्ण बन जाता है।
सबसे आखिर में जो आता है वह मस्तिष्क में किसी विस्मयवाचक चिन्ह की तरह जमा रहता है। रुकने और छोड़ देने के लिए विजय के ठीक बाद का समय सबसे अच्छा होता है। विजय के बाद ही जोखिम यह रहता है कि आपका प्रभाव कम हो सकता है, यहाँ तक कि आप हार भी सकते हैं। जैसा वकील क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में कहते हैं, हमेशा जीतने के बाद रुक जाएं। क्रॉस एग्जामिनेशन की श्रृंखला की सभी क्रॉस एग्जामिनेशंस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा रुकने के लिए अच्छी जगह के बारे में सतर्क रहें। कोई भी चीज इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप अपनी बात को विजय के साथ खत्म करें। बहुत से वकील गवाह के गंभीर झूठ को पकड़ लेते हैं, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं होते और लगातार सवाल पूछते जाते हैं। वे मूर्खतापूर्ण तरीके से तब तक सवाल पूछते जाते हैं जब तक कि उनके द्वारा पकड़े गए झूठ का प्रभाव जूरी पर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। जब कोई बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगता है तो अंततः सूर्य की गर्मी से उसके पंख पिघल जाते हैं और वह नीचे गिरकर मर जाता है। विशेषज्ञ की राय है कि राजाओं और गणराज्यों को विजय से संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब वे इससे ज्यादा का लक्ष्य बनाते हैं तो वे आमतौर पर हार जाते हैं। शत्रु के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग विजय के घमंड या झूठी आशा से उत्पन्न होता है। झूठी आशा से मनुष्य की बातें और काम गलत दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि जब झूठी आशा मस्तिष्क पर हावी हो जाती है तो मनुष्य अपने लक्ष्य से आगे चला जाता है और निश्चित अच्छाई को छोड़कर अनिश्चित बेहतरी की ओर अपना कदम बढ़ाने लगता है, और इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सक्सेस के लिए सुनते रहें राइडेज वी बुक विथ मी।